आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम आपको हाई स्कूल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने प्रकाश चैप्टर तक के शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए थे और इसके आगे के हम इस वाली वीडियो में कराएंगे। आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसमें हम 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, जैसे मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। निकट एवं दूरदृष्टि दोष क्या होता है? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत विभव को समझाइए। ओम का नियम लिखिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाइए। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हम इसका हल यहाँ पर करेंगे। हम लिख देंगे 1। अब मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना। अब अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2। तो हम लिखेंगे स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 3। तो हमसे पूछा है श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो हम लिखेंगे श्वेत प्रकाश की किरण में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन सबसे अधिक। हमारा क्वेश्चन था कि श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक विचलन कौन सा होता है, कौन से रंग का होता है? तो इसका आंसर होगा श्वेत प्रकाश की किरण में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दे रखा है, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो हमें बताना है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से जाती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। हमें उसकी चित्र बनाना है। तो हम ये डाल देंगे 4 नंबर और हम बनाएंगे चित्र। जब हम चित्र बनाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए केवल चित्र पूछा है। तो हम एक प्रिज्म बना लेंगे। ये एक प्रिज्म बन गया। ये एक प्रिज्म बन गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, श्वेत प्रकाश की किरण। जब श्वेत प्रकाश की किरण जाएगी तो उसको जाना ऐसे था, पर वह विचलित हो जाएगी और 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी।
यहाँ से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ऐसे करके 7 रंगों में ये विभाजित होगी। इस तरह से ये होगी 7 रंगों में विभाजित। इस तरह से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिखते हैं ये इस तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें ये ऐसे जाएगी और ऐसे विचलित हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन इसमें लाल रंग का होता है। ये लाल रंग है, इसका सबसे कम विचलन होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट एवं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो हम ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ डाल देंगे क्वेश्चन 5 निकट दृष्टि दोष। तो हम लिख देंगे यहाँ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो हम लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु वह दूर का स्पष्ट नहीं देख पाते, दूर का स्पष्ट नहीं देख पाते, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब हमसे पूछा है दूर दृष्टि दोष। तो हम अगले हेडिंग डाल देंगे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष, तो हम लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु वह निकट का स्पष्ट नहीं देख सकते, दूर दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो निकट दृष्टि दोष पूछा जाता है या दूर दृष्टि दोष, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत आवेश क्या है। इसमें हमसे पूछा है विद्युत आवेश क्या है। तो हम यहाँ डाल देंगे विद्युत आवेश। हम यहाँ लिखेंगे 6 और लिख देंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश
विद्युत आवेश। अब हम लिखेंगे विद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत आवेश हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे विद्युत धारा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 7 नंबर। तो हम यहाँ डालेंगे विद्युत धारा। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा क्या होती है। तो हम लिखते हैं विद्युत धारा लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है IR=Q/T, जहाँ I विद्युत धारा, Q आवेश और T टाइम है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव को समझाइए। तो हम विद्युत विभव को बताएंगे। तो 8वां है, तो हम यहाँ डाल देंगे 8 नंबर और हेडिंग डालेंगे विद्युत विभव। तो इसमें हम विद्युत विभव में लिखते हैं एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है BR=W/Q, जहाँ B विद्युत विभव है और W कार्य है और Q आवेश है।
तो ये तो हो गया विद्युत विभव। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8 क्वेश्चन हो गए और ये 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। तो इसके लिए हम आगे पेज कर लेंगे। ओम का नियम, ओम का नियम। अब हम लिखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्वेश्चन नंबर 9 था, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9। तो हम यहाँ लिखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। तो हम ओम का नियम लिखेंगे। तो ये होता है ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि को परिवर्तित नहीं किया जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये है कि I अनुक्रमानुपाती है B के। तो जब ये हटेगा तो एक नेतांक आ जाएगा और ये होता है B बराबर IR। यही ओम के नियम का फॉर्मूला होता है, B बराबर IR। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। हमें लिखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 नंबर डाल देंगे। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो हम यहाँ लिखेंगे ओम। और इसका सिंबल होता है इस तरह से, ओम का इस तरह से इसका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, हमें बताना है कि कितना आवेश होता है। ये 11वां नंबर है, तो हम यहाँ 11 डाल देंगे और लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
जो कि है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। हमें लिखना है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12 नंबर और यहाँ डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो हम लिखेंगे चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो हमें बताना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 नंबर। तो हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाइए। तो हम इसको करेंगे। तो हम यहाँ डालेंगे नंबर 14 और हम ऐसे, ये हमारा दायां हाथ हो गया। तो इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लेना है। तो इसमें हमें अंगूठा, इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा बोलते हैं, मध्यमा उंगली। तो इन तीनों को हमें इस तरह से रखना है कि ये तीनों लंबवत हों। ये तीनों लंबवत हो मतलब इन तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो जो हमारे अंगूठे की दिशा होगी वो चालक की गति हो जाएगी और जो हमारी तर्जनी की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और जो मध्यमा उंगली की दिशा होगी वो धारा की दिशा होगी। ये धारा की दिशा होगी। तो हम इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे तीनों को लंबवत रखें तो हमारे अंगूठे की दिशा चालक की गति और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा उंगली तो मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। दाएं हाथ का नियम होता है। अब हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। अब हम करेंगे नाभिकीय संलयन। तो अब हम यहाँ पर 15 नंबर डाल देंगे। 15 नंबर था नाभिकीय संलयन। तो हम यहाँ लिखते हैं नाभिकीय
नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं। बाहरी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये हो गया नाभिकीय संलयन। अब हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये वाला क्वेश्चन पहला नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? तो जो क्वेश्चन पहला है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका आंसर ये दे रखा है, रेटिना। और स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? तो ये क्वेश्चन ये है, स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब अगला देखेंगे इसमें क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो इसका आंसर ये है, श्वेत प्रकाश की किरण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो ये है श्वेत प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण, इस तरह से होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से जाती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि निकट एवं दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो हमने यहाँ पर करा निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु वह दूर का स्पष्ट नहीं देख पाते। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब दूर दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु वह निकट का स्पष्ट नहीं देख पाते, तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बिल्कुल सेम है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट का देख पाता है परंतु दूर का नहीं देख पाता है, और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर का तो स्पष्ट देख पाता है पर निकट का स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत आवेश क्या है? तो हमने यहाँ पर सॉल्व करा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन था विद्युत धारा क्या है? तो इसमें हमने लिखा था विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। अब क्वेश्चन नंबर 8 था विद्युत विभव को समझाइए। तो हमने विद्युत विभव डाला, एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है W/Q। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत विभव। ये है ओम का नियम, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम होता है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, दाब, ताप आदि को परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I अनुक्रमानुपाती होती है B के। तो ओम के नियम के अनुसार B बराबर होता है IR। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक बताना है हमें। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं ओम।
11वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 था कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हमने डाला चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 डाला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। 14वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाइए। तो यदि हम अपनी दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे तीनों को लंबवत रखें तो हमारे अंगूठे की दिशा चालक की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। अगला क्वेश्चन था कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।